हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। कक्षा 8वीं विषय विज्ञान लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री। एक ही वीडियो में हम संपूर्ण विज्ञान की जो लर्निंग गैप सामग्री है, जितने भी चैप्टर है उनको हम हल करने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल बुक पेन लेकर बैठ जाइए और सभी जो जितने भी प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे एक ही वीडियो में। और आपको बिल्कुल कोशिश करनी है, बिल्कुल सभी प्रश्न आपको याद करने हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर पहला चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। यहाँ अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। क्या दिया गया है? संक्षिप्त परिचय। ये आपको बिल्कुल पढ़ लेना है। अब देखना है हम इसके प्रश्न, जो अभ्यास वर्कशीट है उसको हम हल करेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न क्या दिया है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो हमने अभी जो पढ़ा था आपने, वहाँ से आप लिखना है। यदि किसी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है? अवतल है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखना है अगला प्रश्न है, किसी दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी और वस्तु से कैसा बने? छोटा बने। तो यहाँ बताना है कि वह कौन सा दर्पण होगा। तो यहाँ पर कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होता है। जब दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बने? सीधा, आभासी और साइज में छोटा बने, तो उत्तल दर्पण होता है। स्टेल लेंस स्टील की चम्मच का भीतरी पृष्ठ व बाहरी पृष्ठ है किस दर्पण की भांति काम करता है? जो हमारे घरों में चम्मच का उपयोग होता है उसका भीतरी भाग और बाहरी पृष्ठ है जो किस दर्पण की तरह काम करता है, तो वो हमें यहाँ बताना है, भीतरी और बाहरी पृष्ठ। अब देखना है चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ है वह है अवतल दर्पण की भांति, और जो बाहरी पृष्ठ है वो उत्तल दर्पण की भांति क्या करता है? काम करता है। अगला देखिए, यहाँ पर स्पीड हम थोड़ी तेज रखेंगे। हम संपूर्ण जितने भी चैप्टर हैं विज्ञान के वो हमें संपूर्ण हल करने हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक रोक कर देखना पड़ सकता है। यहाँ देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? हम अभी देख चुके हैं। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है कैसा बनाता है? सीधा, आभासी और साइज में मतलब आकार में वस्तु से कैसा बनाता है? छोटा बनाता है। ये कौन सा? उत्तल दर्पण सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब आ जाएंगे हम अभ्यास वर्कशीट 2। यहाँ देखना है उत्तल लेंस किसे कहते हैं? परिभाषा लिखनी है हमें। उत्तल लेंस वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। किनारों की अपेक्षा बीच में कैसी होती है? मोटे होते हैं। तो उन्हें हम कौन से लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। जैसे इस प्रकार से जो हम लेंस बनाएं तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या लिखा है? किनारों की अपेक्षा बीच में कैसे हैं? देखिए मोटे हैं बीच में, किनारों कैसे हैं? किनारों पर पतले हैं। तो ये कौन सा लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आप बताइए, अवतल लेंस किस प्रकार का बनाता है? हम पहले उत्तल का देख चुके हैं, अब अगला क्वेश्चन आ गया है अवतल का। तो अवतल है जो सदैव यहाँ पर हम लिख देंगे सीधा, आभासी और साइज में कैसा? बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस है जो कैसा? सीधा, आभासी और साइज में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 पर पहुंच चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? यहाँ अवतल लेंस और हमें क्या बनाना है? उत्तल लेंस का चित्र बनाना है। तो यहाँ आपको बताया गया है, देखिए इस प्रकार से जो बने तो वो कौन सा होता है? अवतल लेंस। बीच में मोटा, किनारों पर पतला। और ये कौन सा होता है? उत्तल। और अवतल क्या होता है? अवतल होता है इस प्रकार से बने, ये कौन सा होता है? अवतल लेंस। बीच में क्या होता है? पतला और किनारों पर होता है मोटा, ये होता है अवतल। कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। आपको इस प्रकार से ही आपको चित्र यहाँ पर बनानी है। उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पर हमें लिखना है उत्तल लेंस की द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है वो हमें यहाँ लिखना है। क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पर उत्तल लेंस है जो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या कौन सा बनाता है? उत्तल लेंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जो अगले हैं स्वाकलन प्रश्न, इनको हम हल करेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी साइज में छोटा होता है तो यह किस खाली स्थान द्वारा बना होगा? तो यहाँ हम लिख देंगे अवतल लेंस के द्वारा बना होगा।
जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, तो उन्हें हम क्या कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस। और यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा है, उत्तल है, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों की आगे सत्य असत्य बताने हैं। यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ ये सही हो जाएगा। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यह भी सही वाक्य, तो हम यहाँ लिख देंगे सत्य। हम उत्तल दर्पण से सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे सत्य। ये हमारा कैसा है, सही है। अब यहाँ पर चित्र बनाना है आपको, कौन सा, उत्तल और अवतल लेंस का चित्र बनाना है। तो जो इस प्रकार से बने, बीच में मोटा और किनारों पर पतला, ये होता है कौन सा, उत्तल। और बीच में कैसा होता है, पतला, किनारों पर कैसा होता है, मोटा, तो ये होता है कौन सा, अवतल लेंस। ये हो जाएगा उत्तल वाला उत्तल लेंस, और ये हो जाएगा अवतल। कौन सा हो जाएगा, अवतल। ये आपको चित्र यहाँ पर बनाना है। चौथा देखिए, यहाँ पर दिए गए चित्रों में से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की पहचान करके उनके नाम लिखना है। तो यहाँ जो ए वाला है, ये कौन सा हो जाएगा, नाम दिया है ए, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण ए, जिसका परावर्तक पृष्ठ है आपको बताया गया है। और जो अवतल है, अवतल बी चित्र है जो, वो हो जाएगा अवतल पृष्ठ, अवतल दर्पण। अब देखना है, हम अगला चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है जंतु रेशे। क्या है इसका नाम, जंतु रेशे। ये आपको अवधारणा का परिचय खुद को पढ़ना है, क्योंकि यदि हम इसको करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें सभी प्रश्नों को हल करना है, तो हम यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। अब हम अभ्यास वर्कशीट 1 यहाँ इसके हल करेंगे। देखिए, जंतु रेशे किसे कहते हैं, आप बताइए, जंतु रेशे किसे कहते हैं। तो जंतु रेशे हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को क्या कहते हैं, जंतु रेशे कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जंतु रेशे कहते हैं। आपको याद हो गया होगा, ऊन किस जंतु से प्राप्त की जाती है, 2 जंतुओं के नाम बताने हैं। जो आप ऊन रहते हैं, जो गर्म कपड़े बनते हैं जिससे, वह किस जंतुओं से प्राप्त होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे भेड़ बकरियों से क्या होती है, इनसे हमें ऊन के रेशे प्राप्त होते हैं। सूती कपड़ों की अपेक्षा ऊनी कपड़े अधिक गर्म क्यों होते हैं, बताइए। सूती कपड़े में रेशेदार रेशे होते हैं, क्या होते हैं, रेशेदार रेशे होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से बीच में वायु आसानी से भर जाती है, और वायु ऊष्मा की क्या है, कुचालक है, और हमें क्या होते हैं, ऊनी कपड़े अधिक गर्म लगते हैं या अधिक गर्म होती हैं। ये हम इसके उत्तर में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन 4 पर हम पहुंच चुके हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं पर आपको संपूर्ण प्रश्न है, उनके उत्तर यहीं पर आपको मिलेंगे। आप बिल्कुल तसल्ली से हल करते रहिए और याद करते रहिए। अब देखना है प्रश्न क्रमांक 4, रेशम किससे प्राप्त होता है। तो रेशम है जो हमें किससे प्राप्त होता है, रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, रेशम के कीट से हमें रेशम प्राप्त होता है। रेशम के रेशों का क्या उपयोग है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ बताएंगे, रेशम के रेशों का क्या उपयोग है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम की वस्तुएं बुनने के लिए किया जाता है। किससे, रेशम की जो वस्तुएं हैं उनको बुनने के लिए किया जाता है। अब देखना है, वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है, यहाँ वस्त्र होगा। ये प्रोजेक्ट कार्य है, ये आपको अपने घर के बड़े सदस्यों, माता पिता, भैया बहन से उनकी सहायता से यहाँ पर इनको हल करना है। अब देखना है जो स्वाकलन प्रश्न है, हम उनको हल करेंगे। देखिए, यहाँ प्रश्न है, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान कीजिए, यहाँ पर जोड़िए, वो हमें बनाना है याक। याक क्या है, याक एक ऊन देने वाला जंतु है। क्या है, याक की मिल जाएगी ऊन देने वाले जंतु से, यहाँ 1 नंबर। अब अगला देखिए, चमकदार व लचीला फाइबर। चमकदार और लचीला फाइबर है, इसकी मिलेगी 2 नंबर रेशम से, यहाँ पर हम रेशम मिला देंगे इससे। रेशम कीट, रेशम कीट है जो हमें किससे प्राप्त होता है, शहदूत से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, शहदूत से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 3 इससे मिला देंगे, रेशम कीट किससे, शहदूत से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 2, नीचे दिए गए वाक्यों में सत्य असत्य छांट कर लिखना है, हमें सही गलत बताना है। तो जो सही होगा वहाँ हम सत्य लिखेंगे,
और जो गलत होगा वहाँ पर हम असत्य लिखेंगे। घने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त होती है क्या? आप बताइए। ये बोल रहे हैं कुत्ते से ऊन प्राप्त होती है। नहीं नहीं भैया, कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती है। यह वाक्य कैसा है? गलत है, तो हम यहाँ असत्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे? असत्य लिख देंगे। रेशम एक प्रकार का क्या है? जंतु है। रेशम एक प्रकार का जंतु रेशा है। ये बात सही है। यहाँ ये सही बोल रहा है कि रेशम एक प्रकार का जंतु रेशा है, जंतुओं से प्राप्त होता है रेशम, तो यहाँ हम सही लिख देंगे। ऊन से बने वस्त्र शरीर को गर्म नहीं रखते। बिल्कुल गलत बात। ऊन से बने हुए वस्त्र हैं जो शरीर को गर्म रखते हैं, ये गलत बात है, तो यहाँ हम असत्य लिख देंगे। शहतूत एक की रेशम कीट है। शहतूत एक कैसा है? रेशम कीट है, तो ये भी बात सही है, सत्य। रेशम का फाइबर बहुत कठोर होता है। अब बताइए, रेशम का फाइबर है जो क्या बहुत कठोर होता है? नहीं होता है, तो यहाँ पर हम असत्य लिख देंगे और हमारा ये प्रश्न क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, हम अगला जो हमारा अगला चैप्टर है, अगला क्या दिया है? अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण, ये हमें अगला हमारा ये चैप्टर है। यहाँ देखिए, अम्ल है कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षार हैं जो क्या है? स्वाद में कड़वे होते हैं। अब देखना है, जो चीज़ क्या है? खट्टे हों, जैसे यहाँ लिखा है दही, नींबू का रस, संतरे, सिरका, इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, क्योंकि इनमें अम्ल होता है। और इनकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। और क्षार हैं जो क्षारक हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पढ़ लेना है इसको। अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम देखेंगे। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, अम्ल किसे कहते हैं? हमने आपको अभी बताया। सर आपने तो अभी बताया था, पहला ही क्वेश्चन बन गया। अब तो मजा आ जाएगा। क्या है? तो हम इसको उत्तर में लिख देंगे, अम्ल ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे जैसे हम उदाहरण लिख देंगे, दही, किस किस ने दही देखा है? सभी ने देखा है, घर में होता है। नींबू का रस, गर्मियों में हम नींबू के रस को क्या करते हैं? शरबत बनाकर पीते हैं। संतरे का रस, किसका? संतरे का रस। ये है जो अम्ल के उदाहरण हैं। क्षारक, क्षारक किसे कहते हैं? भैया, क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक हैं ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसी चिकने प्रतीत होते हैं या साबुन जैसे लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को शब्द समीकरण के माध्यम से समझाइए। शब्द समीकरण मतलब हमें केवल लिखना है हिंदी में। देखिए, उदासीनी अभिक्रिया कैसी होती है? देखिए, अम्ल और हम क्षारक, अम्ल और क्षार को हम जब आपस में मिलाएंगे या आपस में क्रिया कराएंगे तो हमें क्या क्या बनेगा? लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा। फिर जल मिलेगा और ऊष्मा निकलेगी, मतलब हीट निकलेगी इसमें से। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसको हमने शब्दों के अनुसार बता दिया। अब देखना है, प्रश्न चौथा है, अम्ल और क्षारक में अंतर बताइए। अम्ल और क्षारक में अंतर बताने हैं। कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे अंतर? हम अम्ल के बारे में जो जानते हैं वो लिख देंगे, उसकी गुण, परिभाषा और उदाहरण। क्षारक की परिभाषा, गुण और उदाहरण। अम्ल, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक कैसे लगते हैं? चिकने लगते हैं। और अम्ल है जो चिकने नहीं लगते हैं। इस प्रकार से हम अंतर लिख देंगे। और लिखना है तो हम इनके उदाहरण भी लिख सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न पाँचवा क्या लिखा है? पाँचवें में देखना है, यहाँ पर नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया तो विलयन नीला हो गया। एक नीला लिटमस पेपर था, उसको विलयन में डुबाया तो विलयन कैसा हो गया? नीला ही रहा। अब विलयन की प्रकृति बताइए, क्या होगी प्रकृति? जब इसका रंग परिवर्तित नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर उदासीन होगा। विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। यदि यह इसका रंग कैसा होता? लिटमस पत्र का रंग बदल जाता तो वहाँ पर हम कह सकते कि अम्ल होगा या क्षार होगा। ये हमें बताना है। जैसे अब हम प्रश्न छठवां देखते हैं। यहाँ पर आपको अगले प्रश्न में सब समझ में आ जाएगा। अब देखना है प्रश्न आठवां पे, आपको समझ में आएगा। आपको 3 द्रव्य, नींबू का रस, साबुन का घोल तथा शक्कर का विलयन दिया गया है।
तो आप गुड़हल के पुष्प को सूचक के रूप में उपयोग करके तीनों द्रव्यों की पहचान बतानी है। तो कैसी पहचान करेंगे हम? अब देखना है गुड़हल का जो पुष्प है अम्लीय विलयन को क्या करता है? गुलाबी करता है। गुड़हल का फूल है जो हम जब अम्लीय विलयन में डालेंगे तो वह कैसा होता है? गुलाबी। और क्षारीय विलयन को कैसा कर देता है? हरा कर देता है। और जो उदासीन विलयन रहता है उसमें इसका कोई रंग परिवर्तित नहीं होता है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7वां, उदासीन विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पेपर की रंग परिवर्तित नहीं करते, केवल तो क्या कहते हैं? उदासीन विलयन होते हैं। ऐसे विलयन जिनको हम लिटमस पेपर जिनमें डालें तो उनकी रंग के बदले ना, बिल्कुल कोई रंग प्राप्त ना हो, ज्यों की त्यों रहे, तो वह कहते हैं भैया उदासीन विलयन। लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन पदार्थों को कैसे पहचानेंगे? हम कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है, कि ये क्षार है, कि ये उदासीन है? तो अब क्या करना है, आप लिटमस जो पत्र रहता है उसको हम उस विलयन में डुबाएंगे या कुछ बूंदें उस पर डालेंगे। तो अब देखिए जब अम्ल होगा तो अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल है जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जैसे ही हमने नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोया तो उसका रंग बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो हम जान जाएंगे कि ये अम्ल है। और क्षारक है जो क्षारक होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला कर देती हैं। तो हमें पता चल जाएगा जैसे ही हम लिटमस पत्र को विलयन में डुबोएंगे तो लाल को डुबोएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? रंग बदल जाएगा, उसका नीला हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्षारक है। और उदासीन है, उदासीन होता है जो लिटमस पेपर का रंग है जो उसमें नहीं बदलता है। क्या होता है? रंग नहीं बदलता है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दोस्त हैं उनको भी शेयर करना है कि तुम भी पढ़ो भैया, घूमो मत। अब देखना है अभ्यास वर्कशीट 2। नींबू के रस में गुड़हल के पुष्प से बने सूचक की कुछ बूंदें विलयन पर डालने पर विलयन का रंग कैसा होता है? गहरा गुलाबी हो गया है। तो नींबू के रस की प्रकृति बतानी है। गुलाबी हो जाए तो नींबू के रस की प्रकृति होती है भैया अम्लीय। कौन सी होती है प्रकृति? अम्लीय। साबुन का विलयन अब देखना है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। नीला कर देता है तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? यहाँ पर हम लिख देंगे क्षारीय होगी। कैसी होगी? क्षारीय होगी। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं करती, रंग ना बदलें, तो हमें कुछ नहीं सोचना। जब रंग बदल नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा, तो हम लिख देंगे वह विलयन है भैया उदासीन है। उदासीन विलयन है, परेशान मत हो। कौन सा है? उदासीन है। अब आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 4। चौथा में क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या बनेगा? ये यहाँ पर पूछा है, समीकरण में लिखा है। तो यहाँ बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, जल और ऊष्मा यहाँ पर निकलेगी। कितनी चीज़ें बनेंगी? सोडियम क्लोराइड, जल और ऊष्मा यहाँ पर निकलेगी। प्रश्न है जो 5वां, इसमें लिखा है 2 अम्लों के नाम लिखना है। जो अम्ल है, अम्ल मतलब जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। उनको हम यहाँ नाम लिखेंगे। नींबू का रस, दही, संतरा, ये हमने लिख दिया। यहाँ पूछ रहा है क्षारकों के नाम बताइए। क्षारक के नाम बताना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने क्षार हैं जो उनके नाम लिख दिए हैं। 7वां क्वेश्चन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया में कौन सा नया पदार्थ निर्मित होता है? उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है इससे कौन सा पदार्थ बनता है, ये हमें बताना है। यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण, जल निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? लवण, जल क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। इस प्रकार से हमने ये प्रश्न हल कर लिए हैं। ये प्रोजेक्ट कार्य है, इसे हम यहाँ पर भी भर लेते हैं। क्या है? यहाँ देखिए, 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या सफ़ेद मोटी कागज़ पर हल्दी लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और सुखा लीजिए। इस हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काटिए, छोटे छोटे टुकड़े। हल्दी पत्र की पत्तियों पर नीचे दिए गए विलयन की कुछ बूंदें डालकर हमें उसका अवलोकन करना है। जैसे हमने उस पर क्या डाला?
नींबू का रस डाला, नींबू का रस डाला तो इसका जो प्रभाव वो कैसा हो गया, लाल हो गया। जो अब हमने जो छोटे छोटे पत्र बनाए थे उसका रंग बदल गया, कैसा हो गया, लाल। तो हमें क्या होगा, ये अम्लीय है। संतरे के रस डाला तो वो फिर हो गया, क्या हो गया, लाल, तो फिर अम्लीय है। सिरका डाला, लाल हो जाएगा तो ये अम्लीय है। अब जैसे ही साबुन का घोल डाला तो क्या हो जाएगा, नीला, नीला हुआ तो यहाँ यह कैसा है, क्षार है। खाने का सोडा, इसको डाला तो नीला हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये क्षार है। शक्कर का विलयन डाला, कोई रंग नहीं आया, मतलब उदासीन है, उदासीनता है इसमें। नमक का विलयन डाला, कोई रंग नहीं आया, तो ये कैसा है, उदासीन है। इस प्रकार से जो हमें प्रोजेक्ट कर दिया था वो आपको करना है। अब देखिए स्वाकलन प्रश्न, इनमें है पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अम्ल है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। सर हमें याद नहीं होंगे, कैसे करेंगे हम, अम्ल क्या से मतलब नीले को लाल करेंगे या लाल को नीला करेंगे, कुछ नहीं करना। देखिए आ से अम्ल, यहाँ देखिए आ, आपके साथ कौन पढ़ता है, अनिल पढ़ता है। कौन पढ़ता है, अनिल। कौन पढ़ता है, अनिल। आ से हो जाएगा अम्ल, क्या हो जाएगा, अम्ल। ना से हो जाएगा नीला, क्या हो जाएगा, नीला। लाल से क्या हो जाएगा, लाल, क्या हो जाएगा, लाल। अब देखिए अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब आप कभी नहीं भूलोगे, आपके साथ अनिल पढ़ता था, आ से आएगा अम्ल, नीला, लाल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब देखिए क्षारक, क्षारक क्या होते हैं, छलनी, छ ला ना में छोटी ला में बड़ी की लगा दो, छलनी। छा से हो जाएगा क्षार, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए तीसरा खाली स्थान, ऐसे विलयन जो लाल और नीले लिटमस पत्र को रंग परिवर्तित नहीं करते, जो रंग नहीं बदलते हैं, उन्हें कहते हैं उदासीन विलयन। कौन से विलयन, उदासीन विलयन कहते हैं। दही का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। दही का स्वाद होता है खट्टा, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। अब देखना है प्रश्न ए धन बी, यहाँ लवण और जल बन गया। अब देखना है उपरोक्त अभिक्रिया में ए के स्थान पर क्या आएगा, अम्ल, बी के स्थान पर आएगा क्षारक। उपरोक्त अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होगी, निकलेगी, निर्मुक्त लिखेंगे हम यहाँ पर। अब देखना उपरोक्त अभिक्रिया उदासीनीकरण की क्या है, अभिक्रिया है। कौन सी है, ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। और हमें एक समीकरण लिखना है, तो यहाँ पर हम समीकरण लिख देंगे, HCl अम्ल है ये, फिर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ये बना यहाँ पर जल, H2O, ये सूत्र होता है किसका, जल का। अब यहाँ लिखेंगे ऊष्मा, ये निकल रही है ऊपर की ओर निशान, तो ऊष्मा निकलेगी यहाँ पर, निर्मुक्त होगी, और नीचे की ओर मतलब इसमें ऊष्मा लगेगी, तो सभी ये ऊपर लगा देंगे तो इसमें ऊष्मा निकलती है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों की सत्य असत्य लिखना है हमें। जो सही है तो सत्य लिखेंगे और जो गलत है हम वहाँ असत्य लिखेंगे। अब देखिए सूचक वह पदार्थ होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में रंग दिखाता है। सत्य बिल्कुल सही है। नींबू का रस लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये क्या है, गलत है, ये असत्य लिख देंगे यहाँ पर। नींबू का रस जो कैसा है, अम्लीय है, तो अम्ल है जो नीले लिटमस पेपर क्या करते हैं, लाल करते हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारीय विलयन को क्या करता है, हरा कर देता है, ये सही है। साबुन अम्लीय होता है, नहीं, साबुन कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। साबुन होते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब देखिए हम प्राणियों में पोषण, अगला जो हमारा अगली सामग्री, अगला जो चैप्टर है क्या है, लर्निंग आउटकम्स का। प्राणियों में पोषण, पोषण हमें जानना है, तो हम पोषण क्यों आवश्यकता होती है हमें पोषण की, किस प्रकार से पोषण की प्रक्रिया है, वो यहाँ पर हमें संपूर्ण दर्शाई गई है, बताई गई है। पोषण है जो मुख से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होकर इसके विभिन्न भाग होते हैं और अंत में हमारा जो पाचन क्रिया है वो खत्म हो जाती है। कहाँ पर खत्म हो जाती है, सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ रहता है हमारे शरीर में, आमाशय में हमारा भोजन है सबसे ज़्यादा समय तक रहता है। इस प्रकार ये आपको पढ़ना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक है फर्स्ट, अभ्यास वर्कशीट 1 यहाँ हम हल करेंगे। इसमें देखिए क्या है, मानव पाचन तंत्र के मुख्य भागों के नाम बताना है यहाँ पर।
पाचन तंत्र है, इसके मुख्य भाग क्या है, मुख्य गुहिका, जहाँ से भोजन क्या होता है, भोजन पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, मुख्य गुहिका। ग्रसिका, इसमें कोई पाचन नहीं होता, ग्रसिका में ये केवल है जो आमाशय में को जोड़ती है, मुंह से आमाशय तक भोजन को पहुंचाया जाता है ग्रसिका के द्वारा। आमाशय, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत, यहाँ पर गुदा द्वारा इसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर कर दिए जाते हैं। अगला देखिए, पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियों के नाम बताने हैं। जो पाचक रस है स्रावित करने वाली ग्रंथियां हैं उनके नाम, लाला ग्रंथियां या लार ग्रंथि भी बोलते हैं, यकृत, इससे भी पाचक रस निकलती हैं, और अग्नाशय से भी पाचक रस निकलती हैं। तो लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय ये प्रमुख ग्रंथियां हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पोषण का पाचन पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? किसका? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन किस में होता है, बताओ सभी जन। प्रोटीन का पाचन है जो आमाशय में होता है। कहाँ पर होता है? आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं? दीर्घ रोम है जो छोटी आंत मतलब क्षुद्रांत की भित्ति में पाए जाते हैं। दीर्घ रोम छोटी आंत में की भित्ति होती है जो वहाँ पर पाए जाती है। यहाँ देखिए, बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत का मुख्य काम क्या होता है? बृहदांत्र का मुख्य काम होता है जल और लवण का अवशोषण करना। बचा हुआ अपचित जो पदार्थ मलाशय में अर्ध ठोस के रूप में से समय समय पर शरीर से क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये इसका प्रमुख काम होता है। अब देखिए अभ्यास वर्कशीट 2, इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन कहाँ होता है? रूमिनेट द्वारा किया जाता है, परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका नाम क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज किस में पाया जाता है? यह घास में पाया जाता है, सेलुलोज। अब देखिए क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन क्रमांक 2 यहाँ पर दिया है, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? अमीबा अपने भोजन का पाचन है जो खाद्य धानी में करता है। कहाँ पर करता है? खाद्य धानी में करता है। रूमिनेट में आमाशय कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? तो इसमें रूमिनेट में आमाशय के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अब हमें बताने हैं कुछ रूमिनेट जंतुओं के नाम बताने हैं जो क्या करते हैं, सेलुलोज को पचाते हैं, उनके नाम बताने हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सबसे अच्छा उदाहरण लिखते हैं कि गाय और भैंस होती हैं जो क्या करते हैं, घास को खाते हैं और उसका पाचन करते हैं। मतलब ये कुछ रूमिनेंट्स जंतुओं के नाम बताने थे तो वो हमने लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए भैया, एक प्रोजेक्ट कार्य है, वो आपको अपने घर में जितने भी खाने पीने की चीज़ें होंगी वो आपको उनके नाम लिखनी है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? खनिज, विटामिन, स्रोत, कमी से होने वाले रोग, रोग के लक्षण। अब देखिए विटामिन ए, आपको क्या करना है? विटामिन ए कहाँ मिलेगा? सबसे ज़्यादा गाजर में होता है। गाजर में होता है विटामिन ए। आप लोग बिल्कुल खाते होंगे गाजर, खचाखच खचाखच। इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। अब बताना है कैसे पता चलेगा हमें कि रतौंधी हो गई है? रात में नहीं दिखाई देता, रात में दिखाई ना देना या थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है तो ये रतौंधी होती है। अब देखिए, यदि ऐसा कुछ होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना है। बिल्कुल घर में नहीं बैठना है कि हमें विटामिन हो गया तो आप केवल गाजर खाते रहो, इससे ठीक नहीं होता है। दवाई भी करवाई जाती है डॉक्टर के द्वारा, दिखाया जाता है, इलाज किया जाता है। अब देखिए विटामिन बी, विटामिन बी है जो दही, पनीर और मक्खन में। बेरी रोग होता है, हाथ पैर का होता है, लक्षण क्या है इसका? सुन्न होना। विटामिन सी, विटामिन सी क्या होता है? नींबू, संतरा, आंवला, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में विटामिन सी मिलता है। स्कर्वी रोग होता है, मतलब इसका लक्षण का पता कैसे चलेगा हमें कि स्कर्वी हो गया? दांतों का क्षय होना, ये हमें पता चल जाएगा। दांतों का क्षय होना या खून आना, ये स्कर्वी के लक्षण हैं। विटामिन डी, विटामिन डी हमें कहाँ से मिलेगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोपहर 12 बजे हम विटामिन डी ले रहे हैं तब नहीं मिलता विटामिन डी। विटामिन डी मिलता है सुबह, सुबह जब सूर्योदय होता है, जो सूर्य की धीमी धीमी रोशनी निकलती है, पड़ती है हमारे शरीर पर, तब हमारी कोशिकाओं के द्वारा विटामिन डी का निर्माण होता है।
इससे क्या होता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। तो रोग कौन सा होता है, जब हमें विटामिन डी नहीं मिल पाता है तो रोग हो जाता है रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स। लक्षण क्या है, हमारी हड्डियां हैं जो कमज़ोर होना, हड्डियां क्या होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, ये इसका लक्षण है। कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, दूध और उसके उत्पाद, दूध से जो चीज़ें बनती हैं उनमें भी कैल्शियम होता है। हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ। रोग कौन सा होता है, रोग होता है भैया सूखा रोग, सूखा रोग, मांसपेशियों में इसमें कमजोरी है, इसका लक्षण है। आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक, आपको याद आती होगी, नमक खाइए आयोडीन युक्त वाला। तो हमें आयोडीन कहाँ से मिलेगा, आयोडीन मिलेगा हमें समुद्र के किनारे पाई जाने वाली घास, जो समुद्र में घास होती है उससे हमें आयोडीन की पूर्ति होती है। आयोडीन की कमी से रोग कौन सा होता है, घेंघा रोग। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग। हमें पता कैसा चलेगा, लक्षण तो इसकी लक्षण देखिए, गले में क्या होती है, गले में, गले की जो गांठ होती है उसमें सूजन आ जाती है। कौन सी, सूजन आ जाती है, वहाँ पर ग्रंथि पाई जाती है, वह सूज जाती है। लोह तत्व, लोह तत्व तो हमें कहाँ से मिलेगा, शलजम, शलजम, हरी पत्तीदार सब्जियाँ, हरी पत्तीदार सब्जियाँ और पालक बहुत ही अच्छा स्रोत है लोह तत्व का। तो लोहे मतलब इससे कमी से कौन सी रोग होती है, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना ये रोग हो जाता है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे शरीर में लोह तत्व की कमी है, तो कैसे पता चलेगा, थकान, सिर दर्द और चक्कर आना, ये इसके लक्षण हैं। क्या है, इसके लक्षण हैं। अब देखिए यहाँ करेंगे हम स्वाकलन प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है जो कहाँ होता है भैया, क्षुद्रांत, छोटी आंत में होता है। जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है, जल का अवशोषण है जो मुख्यतः कहाँ होता है, बृहद आंत्र, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन ग्रहण करता है, अमीबा है जो यहाँ पर हमारा पादाप सही आंसर हो जाएगा। आमाशय में अम्ल स्त्रावित होता है, आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। कौन सा निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। इसका सूत्र क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखना है यहाँ पर जोड़ी है, अगला प्रश्न में क्या है, जोड़ी। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की मिलेगी शर्करा से, प्रोटीन एमिनो अम्ल कहलाते हैं, वसा है जो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। यकृत, यकृत का निर्माण होता है पित्तरस से, यकृत से मतलब यकृत से किसका निर्माण होता है, पित्तरस का। अग्नाशय, इसमें निकलता है अग्नाशयी रस। ये हम इस प्रकार से जोड़ी बना देंगे। ये आपको करना है। यहाँ पर देखिए पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, पाचन तंत्र का बिल्कुल बढ़िया सा चित्र बनाइए यहाँ पर। और अगला प्रश्न है जो ये भी आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर आप अमीबा का चित्र बनाएंगे, अमीबा का यहाँ पर आप चित्र बनाएंगे। अगला देखिए, तो अगला हम चैप्टर पर पहुँच चुके हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। कौन से, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, पेज क्रमांक हम 74 पर आ चुके हैं। आप बिल्कुल लगातार क्वेश्चनों को हल करते जाइए, लिखते रहिए और याद भी करते रहिए, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। आप याद नहीं करेंगे तो आपसे कुछ नहीं बनेगा, आप लिखे अकेले रहेंगे। इसलिए आपको याद भी करना है। अब देखिए हम यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहती हैं, लिखिए, बताइए यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहती हैं। कैसे लिखेंगे हम, देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिस पदार्थ में भौतिक गुणों, आकार, साइज, रंग में क्या हो, परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहती है। जैसे बर्फ का पानी में बदलना, जो पानी है उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो बर्फ था वैसा ही स्वाद तब था, अब पानी मतलब सरल पदार्थ में बन गया, उसका स्वाद वैसा का वैसा ही है। ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, केवल आकार आकृति बदल जाती है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बने और रासायनिक गुण क्या हो, बदल जाए।
भौतिक गुण नहीं बदलती। तो ये होती हैं जो यहाँ पर देखिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में होता है नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसकी रासायनिक गुण बदल जाती हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाती हैं। जैसे दूध का फटना, दूध का फटना ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार हम लिख देंगे। अब देखिए निम्नलिखित पदार्थों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करना है। शक्कर, जल में शक्कर का घोल भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, ये यहाँ पर मोम केवल पिघलना, मोम थी पिघल दिया तो ये भौतिक परिवर्तन में आएगा। मोमबत्ती का जलना पूछेंगे तो कौन में आएगा? रासायनिक परिवर्तन में आएगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? समझ रहे हैं? अब देखना है एल्यूमिनियम के टुकड़ों को पीट कर पतला मतलब पत्र या फॉयल बनाना भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ हम देखेंगे उस नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? तो बताइए यह किस प्रकार का परिवर्तन है? जब हम नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाते हैं तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। किस प्रकार का परिवर्तन है ये? रासायनिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का। सर आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है? क्वेश्चन आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको याद करके अपने स्कूल में जो टीचर हैं उनको बताना है कि हमने सर आपको ये याद करके हम आए हैं आज। अब देखना है प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा क्या है? रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद के बनने की अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? रासायनिक परिवर्तन में जो उत्पाद बने, अब सर उत्पाद क्या कहलाता है? जैसे कोई चीज़ एक। अब इससे हमने अभिक्रिया या क्रिया कराई। जो पदार्थ बने, जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। अरे सर बहुत बढ़िया आपने ये समझा दिया। ठीक है, ये कहलाता है उत्पाद। जो नया चीज़ बने वह कहलाती है उत्पाद। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है? रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद की बनने के अतिरिक्त कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? वो हमें इनके नाम लिखने हैं। तो ऊष्मा निकलती है, प्रकाश आदि का निर्मुक्त होना, ऊष्मा या प्रकाश का निकलना हम जान जाएंगे रासायनिक परिवर्तन है। यदि आप कोई अभिक्रिया कर रहे हैं, ध्वनि निकल रही, हम जान जाएंगे रासायनिक परिवर्तन है। गंध में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। किसी गैस का निकलना, ये किसी गैस का निकलना भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अब देखना है निम्नलिखित प्रश्नों के आगे सत्य असत्य लिखना है। लकड़ी के लट्ठे के टुकड़े में काटना रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल गलत। कोई लकड़ी है, हमने बीच में से तोड़ दी, कौन सा परिवर्तन होगा बताओ? बिल्कुल गधे जैसे पढ़ रहे हो आप। कौन सा परिवर्तन होगा? यहाँ भौतिक परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि उसका आकार तो बदला है, उसकी गुण थोड़ी बदले हैं। तो यहाँ पर है रासायनिक मतलब भौतिक परिवर्तन है। तो ये हमारा गलत दिया, हम यहाँ पर असत्य लिख देंगे। अब देखिए पत्तियों से खाद का बनना भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल गलत। कौन सा परिवर्तन है? देखिए कोई पत्ती थी, आपने इसका उदाहरण भी देखा होगा। जब हम पत्तियों को इकट्ठा करते रहते हैं तो क्या होते हैं? जो केंचुए रहते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, वो इनको अपघटित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं और खाद बना देते हैं। क्या बना देते हैं? खाद बना देते हैं। खाद का निर्माण हो जाता है। तो इसका जो रंग है बदल गया, आकार है वो बदल गया। क्या हो जाएगा? इसमें पूरा पदार्थ बदल गया, नया पदार्थ का निर्माण हो गया। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता था, लेकिन ये कौन सा बोल रहे? भौतिक बोल रहे हैं भैया, भौतिक बोल रहे हैं। तो गलत है ये। क्या है? गलत है ये। हमने यहाँ असत्य लिख दिया, इसलिए असत्य लिख दिया। अगला देखिए लोहे और जंग एक ही पदार्थ हैं। गलत, यहाँ हम असत्य लिखेंगे। बर्फ का जल में बदलना रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का जल बनना कौन सा? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या लिखा है? नहीं है, मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये यहाँ पर आपको क्या लिखना है?
कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? तो यहाँ पर ये सत्य है। कौन सा है यहाँ पर? जल का मतलब बर्फ का जल बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये दिया है वाक्य सही है। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या करनी है? पूर्ति। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ में केवल भौतिक गुण बदलते हैं। सही, यहाँ पर भौतिक लिख देंगी। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। खींचा हुआ रबड़ बैंड है जो भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। अगला देखिए हम क्या लिखेंगे। जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो उत्पाद में क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये सूत्र है, इसे हम लिख देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बतानी है। क्या लिखेंगे? भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार हम अंतर लिख देंगे। अगला हम देखिए लर्निंग आउटकम्स पे जो अगला चैप्टर है हमारा पाठ्य में पोषण। अभी हमने देखा था यहाँ अगला हम चैप्टर पर पहुंच चुके हैं किसमें? पादपों में पोषण। अभी हमने यहाँ पर देखा था जो जंतुओं में पोषण देखा था। किसमें देखा था? जंतुओं में पोषण हम देख चुके हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को हल कर चुके हैं। पादपों में पोषण किसमें? पादपों में पोषण। पेड़ पौधों में पोषण है जो वो हम यहाँ पर इसको परिचय को आपको जो अवधारणा दी गई है संक्षिप्त में इसे पढ़ना है। इसकी हम प्रश्नोत्तर पर पहुँचते हैं। पहला प्रश्न, पोषण किसे कहते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको भी बताना है। पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जैसे ही हमने क्या किया भोजन और उसके उपयोग, भोजन करके हमें क्या मिलती? ऊर्जा। उस ऊर्जा को हम क्या करते हैं? हमारे जो काम रहते दैनिक जीवन की वो हम करते हैं। तो उस विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी को वर्गीकृत करना है। स्वपोषी क्या कहलाती हैं? वे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाती हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। अब देखिए जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या करते हैं? विषमपोषी कहती हैं। जो दूसरों पर निर्भर करे तो उन्हें विषमपोषी कहती हैं, ये बताना था। अब देखिए मृतजीवी पोषण प्रणाली किस पादप में पाई जाती है? मृतजीवी पोषण प्रणाली है जो कवक या फजई में पाई जाती है। किसमें? कवक या फजई में। अगला देखिए स्वपोषी पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? लिखना है। हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो सूर्य का प्रकाश है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने कार्बनिक पदार्थ का क्या करती है? निर्माण कर लेती हैं, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? संश्लेषण होता है। इस प्रकार से वहाँ पर ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस क्या होती है? निकलती है। हम कह सकते हैं कि जो पौधे रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को निकालती हैं। और जो मनुष्य रहता है, हम रहते हैं, मनुष्य क्या करता है? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है और कार्बन डाई गैस बाहर निकालता है। प्रश्न 5वां, इसमें क्या लिखा है? जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वे किस प्रकार की पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं? तो किस प्रकार की पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं? देखिए यहाँ पर अमरबेल के पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये अपना भोजन दूसरे पादपों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? दूसरी पादपों से प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? प्रोजेक्ट कार्य लिखा है। क्या है? प्रोजेक्ट कार्य आपको करना है। यहाँ देखिए स्वाकलन प्रश्न है। अमरबेल किसका उदाहरण है? परपोषी का। किसका उदाहरण है? परपोषी का उदाहरण है। अब देखिए प्रश्न दूसरा यहाँ लिखा है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? घटपर्णी। क्या है? घटपर्णी है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले जो पादप है उसका नाम क्या है? घटपर्णी।
निम्नलिखित कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन करना है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, गलत है। कौन सी गैस निकलती? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, नहीं स्वापोषी कहलाते हैं, तो ये भी गलत है, असत्य लिख देंगे। कवक या फजाई मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं, ये सही है, सत्य लिख देंगे। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक पाया जाता है। पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ हम लिखेंगे सही है, ये बात क्या है? सही, सत्य लिखेंगे। जोड़ी बनाइए, क्या बनानी है? जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी। देखिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पौधों में। सहजीवी किसका उदाहरण है? लाइकेन का। मृतजीवी कवक। कीट भक्षी है यहाँ पर संडीव पादप है। कीट भक्षी जो कीटों का भक्षण करती हैं, घटपर्णी संडीव ये कीट भक्षी पौधे या पादप हैं। अगला देखिए मृतजीवी पोषण प्रणाली क्या है? मृतजीवी पोषण प्रणाली क्या है बताइए तो भैया। मृतजीवी पोषण प्रणाली वह पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से क्या करते हैं? पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मृतजीवी कहलाती हैं। बिल्कुल सरल था। और सहजीवी जैसा ही नाम से स्पष्ट हो रहा है, सहजीवी सहजीवी पोषण प्रणाली किसमें पाई जाती है? एक उदाहरण देकर बताना है। सहजीवी मतलब जो दो पौधे हैं साथ साथ जीवन रहकर क्या करें? व्यतीत करें, एक दूसरे के पोषक तत्व बांट सकते हैं, तो उन्हें सहजीवी पोषण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन। क्या है भैया इसका सबसे अच्छा उदाहरण? लाइकेन। अब देखिए हम अगला चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। हमें ये बताना है कि सूर्य का श्वेत अथवा रंगीन प्रकाश है। यह अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए अभ्यास परीक्षित जो प्रश्न हैं हम उनको हल करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं क्या है। तो इससे देखिए पहला प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं? उन वर्णों के नाम बताने हैं। यहाँ पर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। ये बिल्कुल आपको याद कर लेनी। कितने वर्ण होते हैं? 7 वर्ण होते हैं। किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए जो दर्शाता है कि सफ़ेद रंग का प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बना है। तो ये आपको यहाँ पर क्रियाकलाप 2 है वो आपको दर्शाया है कि सफ़ेद रंग है जो बहुत से रंग से मिलकर बना है। अगला देखिए श्वेत प्रकाश किसे कहती हैं? श्वेत प्रकाश किसे कहती है बताइए। सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण मतलब रंग विद्यमान होते हैं, ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहती हैं। हम बोल सकते हैं जिसमें 7 रंग हो तो वो सब ऐसा प्रकाश है जो श्वेत प्रकाश कहलाता है। प्रिज्म की सहायता से इंद्रधनुष बनने की घटना का वर्णन कीजिए। जब किसी प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश को गुजारा जाता है, सूर्य के प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त होता है, बट जाता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। यही इंद्रधनुष बनने की क्या है? घटना है। अगला देखिए वृत्ताकार डिस्क को कितने खंडों में बांटा गया था? कितने खंडों में बांटा गया है? 7 खंडों में बांटा गया है। आकाश में इंद्रधनुष कब दिखाई देता है बताओ। आकाश में हमेशा बरसात के समय दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमेशा बरसात के समय में दिखाई देता है जब सूर्य आकार में क्षितिज के क्या हो? पास हो, क्षितिज के पास हो तब हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगला देखिए स्वाकलन प्रश्न है। यहाँ पर सही विकल्प मतलब विकल्प दिए हैं। श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण है? कितने वर्णों का मिश्रण है? 7 रंग विद्यमान रहते हैं श्वेत प्रकाश में। 7 वर्णों वाली किसी डिस्क को तेजी से घुमाने पर किस रंग की प्रतीत होती है? किस रंग की प्रतीत होती है? तो श्वेत रंग की वह प्रतीत होती है। रिक्त स्थानों की यहाँ पर पूर्ति करना है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण या 7 रंग विद्यमान होते हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहा जाता है। इंद्रधनुष किस मौसम में दिखाई देता है? बरसात के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है। यहाँ पर आपको इंद्रधनुष का
चित्र बनाना है, आप बहुत अच्छा बना सकते हैं और भी अच्छा बना सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स का जो हमारा अगला टॉपिक है, पादपों में पदार्थों का परिवहन। क्या है? पादपों में पदार्थों का परिवहन। अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दिया है, आपको यहाँ पढ़ना है इसको। अब देखिए प्रश्न देखेंगे हम। जाइलम किसे कहते हैं? ये हैं ऊतक। जाइलम और फ्लोएम ये हैं ऊतक जो पादपों में पाए जाते हैं। इनका काम क्या है? देखिए जाइलम है जो पौधों में पाए जाने वाले दो संवहन ऊतक में से एक है, इसे जाइलम कहते हैं। और यह मृदा मतलब मिट्टी से पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों तक क्या करती हैं? पहुंचाती हैं। जमीन से मिट्टी से पोषक तत्व लेंगे और जो पौधा है, पेड़ है, उसके सभी भागों तक पहुंचा देंगे। एक काम किसका है? जाइलम का। और फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम है, फ्लोएम का काम होता है, क्या काम होता है फ्लोएम का? एक जटिल ऊतक है ये, और यह जो भोजन बनाया है, भोजन यह सभी भागों को पहुंचाएगा। भोजन को पौधे की सभी भाग तक यह पहुंचाएगा। ये फ्लोएम का काम होता है। अगला देखिए, अगला क्या देखेंगे हम? मूल रोम के क्या कार्य हैं? मूल रोम की क्या कार्य हैं? मूल रोम मृदा से जल, खनिज, पोषक तत्व का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। मूल रोम होते हैं जो मृदा से मतलब मिट्टी से जल, खनिज, पोषक तत्वों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। अगला देखिए, जल किस प्रकार जल है जो किस प्रकार मूलों, जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है? जल पानी है जो किस प्रकार पहुंचता है? मूलों द्वारा मृदा से जल अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचता है। जल है जो मूलों द्वारा मृदा से जल को क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं और पत्तियों तक पहुंचता है। इस प्रकार पादपों में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? बताओ, पादपों में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? क्योंकि पादप और जंतुओं के शरीर में सभी भागों को क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए पादपों का परिवहन आवश्यक है। यदि परिवहन नहीं होगा तो हमें ऊर्जा फिर नहीं मिल पाएगी। अब देखिए यहाँ पर जोड़ी दी है, क्या है? इनको मिलाना है। जाइलम क्या करती हैं? जल का परिवहन करती है। अब देखना है, मूल रोम है ये जल का अवशोषण करती हैं। फ्लोएम है भोजन का परिवहन करती हैं। ये बिल्कुल सरल जोड़ी थी। यहाँ देखिए विकल्प है, पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? बताओ, पादपों में जल का परिवहन जाइलम करता है, भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। प्रश्न तीसरा है, पादपों में पोषक तत्वों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? पादपों में मृदा से पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप जैसी वाहिकाएं पाई जाती हैं, और वाहिकाएं विशेष कोशिका की बनी रहती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। किसे बनाते हैं? किस ऊतक की बनी होती है? ये पूछ रहे थे, तो उन्हें संवहन ऊतक बनाती हैं। संवहन ऊतक के द्वारा ये परिवहन होता है। पादपों में संवहन ऊतक एवं मूल रोम को दर्शाता हुआ यहाँ चित्र बनाना है। ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। अब देखिए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, जो लर्निंग आउटकम्स का जो अगला हमारा चैप्टर था, समुद्र समीर और जल समीर, ये आपको यह करना है। तो सीधे चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा स्थानांतरण किस प्रक्रम के द्वारा होती है? किस प्रक्रम के द्वारा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? तो यहाँ देखिए चालन, संवहन और विकिरण, ये प्रक्रम है तीन। चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा या विकिरण के द्वारा है जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। द्रव तथा गैस में ऊष्मा का संचरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है या किस विधि के द्वारा होता है? द्रव में, गैस में ऊष्मा का संचरण है जो संवहन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संवहन के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, समुद्र समीर किसे कहते हैं? समुद्र समीर क्या है? समुद्र समीर, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। अब स्थल समीर, स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, इसे हम थल समीर कहते हैं। थल समीर कहाँ कहते हैं? स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है जब, तो हम क्या कहते हैं? थल समीर कहते हैं। अब देखना है विकिरण, विक्रम का एक उदाहरण विकिरण है जो इसका उदाहरण हमें बताना है। तो सूर्य का प्रकाश है जो विकिरण के द्वारा ही पृथ्वी पर आता है।
ये हमें उदाहरण मिल जाएगा। सूर्य का प्रकाश है जो किस प्रक्रम के द्वारा आता है पृथ्वी तक, विकिरण के द्वारा आता है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्य था, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप क्या करना है। छोटे बर्तन या बीकर में पानी डालकर कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात की जो स्टील की चम्मच होती है, प्लास्टिक स्केल, पेन, लकड़ी का स्केल, डिवाइडर एकत्रित करके वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर बाद बताने हैं कि चालक है ये, इनमें मतलब क्या होता है। देखिए जैसे हमने स्टील की चम्मच को डुबोया तो ये किससे बनी थी, स्टील से। तो इसका क्या दूसरा सिरा गर्म हुआ या नहीं, ये बताना है। तो गर्म होता है। पेन डुबाया प्लास्टिक की, नहीं होता। लकड़ी का स्केल, नहीं होता। डिवाइडर लोहे का था, होता है गर्म। प्लास्टिक का स्केल प्लास्टिक का था, लेकिन ये गर्म नहीं होता। जो गर्म होते हैं उसमें क्या होती है, ऊष्मा बह जाती है, मतलब उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। जो गर्म नहीं हुआ उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। अब यहाँ देखिए खाली स्थान दिए हैं। चालन, संवहन तथा विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम हैं। चालन, संवहन और विकिरण, इससे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बिना किसी माध्यम के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं, विकिरण। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इस वाले प्रक्रम में। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सिरा चालन के कारण क्या होता है, ठंडा हो जाता है। लकड़ी की एक चम्मच की मतलब आइसक्रीम में डुबोएंगे तो जो दूसरा सिरा है वो क्या होता है, चालन के कारण ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ी बनाएंगे। थल समीर के बहने का समय होता है। थल समीर कब बहता है, यहाँ रात में। समुद्र समीर का कब बहता है, दिन में। ठोसों में ऊष्मा का प्रकरण स्थानांतरण का प्रक्रम होता है। ठोसों में ऊष्मा का जो चालन के द्वारा ऊष्मा क्या होती है, इसमें आदान प्रदान होती है। द्रवों में संवहन के द्वारा आदान प्रदान होती है। किसके द्वारा, संवहन के द्वारा आदान प्रदान होती है। अब यहाँ देखना है प्रश्न तीसरा है, तटीय क्षेत्रों में दिन के समय वायु किस प्रकार बहती है। दिन के समय वायु किस प्रकार बहती है। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा क्या होते हैं, गर्म होते हैं, और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी वायु स्थल की ओर बढ़ती है। इस प्रकार से जो हवा है वह बहती है। और तटीय क्षेत्रों में रात में बताना है किस प्रकार वायु बहेगी। अब जैसे ही रात में देखेंगे तो रात के समय वायु मतलब वायु स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। किसकी ओर, समुद्र की ओर बहती है। ये इस प्रकार से जो हवा का रुख है वो बताया गया था यहाँ पर। तटीय क्षेत्र में दिन के समय वायु की दिशा और रात के समय क्या होगी। अब देखना है, यहाँ देखिए लर्निंग आउटकम्स का जो अगला चैप्टर है, विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। क्या है, विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। चलिए तो हम देखते हैं सीधे कहाँ पर जो क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। यहाँ पर अभ्यास वर्कशीट पर हम पहुँच चुके हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहती है। हम आंसर में लिखेंगे, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह विद्युत चुंबक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहती हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक किसे कहती है। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाहित कुंडली को विद्युत चुंबक कहती है। यहाँ पर हम इस प्रकार आंसर लिख देंगे। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव को दर्शाती है। विद्युत घंटी है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाती है। किस प्रभाव को दर्शाती है, चुंबकीय प्रभाव को। यहाँ पर आपको विद्युत घंटी मॉडल का परिपथ के द्वारा चित्र यहाँ पर बनाना है। प्रश्न चौथा में पांचवा देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हम आंसर में लिखेंगे, विद्युत घंटी में, विद्युत मोटर में, विद्युत चुंबक में और विद्युत पंखे में। ये प्रमुख हमने उदाहरण लिख लिए। ये आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य दिया था, वो आपको परिपथ बनाना है। यहाँ पर खींचिए, यहाँ देखिए ये बैटरी है, कुंजी लगी, धारा बह रही। यहाँ पर एम्पियर का निशान, यहाँ बल्ब दिया है। ये जो निशान है जो धारा की बहने का निशान है। अगला देखिए स्वाकलन प्रश्न। यहाँ क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों की शत अंकित करना है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। विद्युत चुंबक है जो
विद्युत चुम्बक है जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये नहीं करता। विद्युत घंटी में विद्युत चुम्बक होता है क्या? विद्युत घंटी में विद्युत चुम्बक होता है। विद्युत चुम्बक का उपयोग कचरे के ढेर में प्लास्टिक को अलग करने की किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि प्लास्टिक में चुंबकीय गुण होता ही नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। किसका किया जाता है? विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत घंटी के परिपथ में लोहे के टुकड़े, तांबे के तार की कुंडली लपेटी जाती है। विद्युत घंटी में जब परिपथ में लोहे के टुकड़े पर तांबे की तारों की क्या कुंडली लपेटी जाती है। प्रश्न तीसरा, आपको बताना है विद्युत चुम्बक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। दो नाम बताने हैं विद्युत चुम्बक का उपयोग जहाँ पर होता है। लाउड स्पीकर में विद्युत चुम्बक का उपयोग होता है। रेडियो में विद्युत चुम्बक का उपयोग होता है। और बिजली के जो मोटर हैं उनमें भी विद्युत चुम्बक का उपयोग होता है। अब देखिए अगला जो हमारा चैप्टर है विद्युत धारा की ऊष्मीय एवं चुंबकीय प्रभाव, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखिए क्वेश्चन को हम करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ देखिए विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम बताने हैं। आपको केवल हार नहीं माननी है, लगातार देखते रहना है, याद करते रहना है और अपनी कोशिश पूरी करना है, जान लगा देनी है। देखिए पहला प्रश्न, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम बताइए। क्या है? ऊष्मीय या तापीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव। विद्युत इस्त्री विद्युत धारा की किस प्रभाव का उदाहरण है? किसका उदाहरण है बताइए? ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। किसका है? ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। विद्युत चुंबक का यहाँ पर आपको चित्र बनाना था, आप यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। प्रश्न चौथा, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं बताइए? जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है या कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण दीजिए। उदाहरण दे देंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण देना है। यहाँ पर फ्लोएम के दाएं एवं बाएं हाथ का नियम है, यहाँ पर उदाहरण में बताना है। यहाँ देखिए फ्लोएम के दाएं हाथ का नियम एवं फ्लोएम के बाएं हाथ का नियम। अब देखना है प्रश्न दूसरा, किसी ऐसे विद्युत संयंत्र का नाम बताइए जिसमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है? यहाँ हम लिख देंगे मोटर का स्विच। किसका? मोटर का स्विच। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्या बताना है, निम्नलिखित वस्तुओं में से किन वस्तुओं की चुंबक के माध्यम से आप पृथक कर लेंगे, वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए लोहे की कीलनी है, प्लास्टिक बोतल, रबर की गुड़िया, लोहे की पत्तियाँ, कांच का गिलास, ताला चाबी, ये बताने हैं। तो हम किनको चुंबक के द्वारा अलग कर सकते हैं? लोहे की कीलें, लोहे की पत्ती, ताला चाबी, इनको हम अलग कर सकते हैं। कमरों को गर्म करने तथा खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाले हीटर रक्त तप्त क्यों हो जाता है बताइए? जो हीटर है वह लाल, बिल्कुल लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है? हीटर में जो तार में हीटर की तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या हो जाता है? तप्त हो जाता है बिल्कुल। यहाँ देखिए अपने दैनिक जीवन में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कोई 5 उदाहरण बताने हैं। हीटर, प्रेस, पानी गर्म करने वाली रॉड, ये इस प्रकार से आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं। उसमें जो ऊष्मा प्राप्त करें, ऊष्मा निकालें। हमारे आसपास अथवा घर में उपस्थित सामानों में से विद्युत चुम्बक बनाने का प्रयास करना, ये प्रोजेक्ट कार्य, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। स्वाकलन प्रश्न, लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी धारावाहित कुंडली को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय कुंडली कहते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। यह क्या है? चुंबकीय प्रभाव है। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका अवयव जो है रक्त तप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? वह रक्त तप्त हो जाता है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित नहीं करता, ये गलत बात है, यहाँ असत्य लिख देंगे। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझाइए। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसी ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला चैप्टर है, यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन
क्या है टॉपिक का नाम? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। चलिए तो हम जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और बढ़ते रहिए, आप बिल्कुल बैठे रहिए और करते रहिए प्रश्न याद। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। यहाँ आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। हरे पौधे हरे हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ से आप यहाँ लिख सकते हैं। कहाँ दिया उत्तर? ये दिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से यहाँ प्रकाश संश्लेषण का निर्माण, ये इसका जो समीकरण के द्वारा आपको दर्शाया गया है। ये प्रश्न 1 के उत्तर में आपको लिखना है। अब देखिए प्रश्न दूसरा क्या लिखा है यहाँ पर? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कौन सी गैस निर्मुक्त मतलब निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर निर्मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए। हमने यहाँ समीकरण लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में निकलती है। पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता होती है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु दूसरी पादपों में नहीं? तो क्लोरोफिल के कारण वो क्या होती हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड जल से कार्बोहाइड्रेट का क्या करती हैं? संश्लेषण करती हैं। अगला क्वेश्चन, वायवीय श्वसन को बताइए, समझाइए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन अगला है, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन में वायु की उपस्थिति में होती है और अवायवीय श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होती है। बिल्कुल सिंपल सा अंतर है। व्यायाम करते समय हमारी मांसपेशियों में होने वाले अवायवीय श्वसन को शब्द समीकरण से बताना है। यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा भी निकलती है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन की प्रक्रिया में अंतर को शब्द समीकरण के द्वारा बताना है। क्या बताएंगे यहाँ पर हम? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल प्रकाश में होती है जबकि श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? दिन रात में होती है। ये हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ अगला स्वाकलन प्रश्न दिए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्लूकोज, ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनेगा, जल और ऊष्मा भी बनेगी, यहाँ ऊष्मा यहाँ निकलेगी। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति क्या बनेगा? एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ भी ऊष्मा निकलेगी। उपरोक्त शब्द समीकरण है जो अवायवीय श्वसन को दर्शाते हैं। तीसरा खाली स्थान देखेंगे यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मतलब O2 ये क्या करते हैं? उत्पाद के रूप इसका निकालते हैं या इसका उत्पादन होता है। प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में किस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित होती है या की जाती है? किसके द्वारा होती है? क्लोरोफिल के कारण। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च। यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हमें बताना है। कब होगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और क्लोरोफिल होनी चाहिए। यहाँ पर ये प्रमुख कारक हैं। अगला देखिए, मानव श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? मानव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और जो पौधे रहते हैं, पादप रहते हैं, वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। मानव शरीर में अवायवीय श्वसन की क्रिया कब होती है? वायु की अनुपस्थिति में। वायु की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। व्यायाम करते समय अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। अगला देखिए, अगला जो हमारा चैप्टर है, चाल एवं समय की माप। क्या है? चाल एवं समय की माप। चाल के मापन का सूत्र बताना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है तय की गई दूरी या लिया गया समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसको इंग्लिश में इस प्रकार लिखती हैं, एम मीटर प्रति सेकंड, एम प्रति सेकंड, इस प्रकार यहाँ लिखती हैं। अगला देखिए, वाहन द्वारा तय की गई चाल का यंत्र किसे द्वारा ज्ञात किया जाता है? किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी है जो चाल मापी या स्पीडोमीटर के द्वारा यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति क्या है? समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति क्या है? घड़ी ही है। क्या है? घड़ी ही है।
यहाँ सरल लोलक का आपको चित्र बनाना है। अब यहाँ देखिए, कोई सरल लोलक है, 20 दोलन पूरे करने में 42 सेकंड का समय लेता है। लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल का सूत्र होता है दोलनों के लिए लिया गया समय बटे दोलन की संख्या। 42 बटे 20 आएगा, 2 से कट जाएगा तो 21 बटे 10 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 320 किलोमीटर है। रेलगाड़ी द्वारा इस दूरी को 4 घंटे में कवर कर लिया गया। चाल हमें बतानी है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 320, 4 का हम भाग लगाएंगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा भैया। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पहेली अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 10 मिनट का समय लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो हमें विद्यालय की दूरी बतानी है। दूरी बताइए तो चाल गुणे समय। अब चाल कितनी है? 2 मीटर प्रति सेकंड। 10 मिनट का समय लेती है, इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 600 सेकंड आएंगे। गुणा करेंगे तो दूरी पता चल जाएगी हमें, 1200 मीटर है। कितनी है भैया? 1200 मीटर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक चौथा, एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा जब 20 दोलन के लिए वह 32 सेकंड का समय लेता हो? तो आवर्तकाल दोलन के लिए लिया गया समय और दोलन की संख्या बटे में। तो यहाँ देखिए 20 बटे 32 करेंगे, इसको हम काट देंगे तो 5 बटे 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भैया स्वाकलन प्रश्न पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। कार के किसी एक मीटर में मतलब कोने में किलोमीटर प्रति घंटा लगा होता है। इसे मीटर को स्पीडोमीटर, इस मीटर को स्पीडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर से क्या होती है? हम इसे दूरी नापते हैं ओडोमीटर से। समय की माप से तात्पर्य है किससे? काल अंतराल से। किससे है? काल अंतराल से। आवर्ती गति का उदाहरण क्या है? घड़ी। आवर्ती गति का उदाहरण घड़ी है। यहाँ हम घड़ी भर देंगे। अब देखिए प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो यहाँ पर जो चाल बराबर दूरी बटे समय है ये सही है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ एम प्रति सेकंड यहाँ हो जाएगा। अब देखिए, आवर्तकाल की गणना का सूत्र लिखना है। आवर्तकाल बराबर दोलनों में लगा समय बटे दोलन की संख्या। सरल लोलक का चित्र बनाना है। यहाँ पर आप चित्र बना सकती हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक हमारा अगला चैप्टर है मानव उत्सर्जन तंत्र एवं परिसंचरण तंत्र। आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा वीडियो, एक ही वीडियो में हमें पूरी साइंस, पूरी विज्ञान को हल करना है, इसलिए यह थोड़ा बड़ा बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। तो आप बिल्कुल लगातार देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर बिल्कुल करते रहिए। थक तो नहीं गए आप? क्या आप थक गए हैं? थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा टहल वहल लीजिए, थोड़ा टहल के तुरंत बैठिए बिल्कुल। अब देखिए, हम यहाँ पर प्रश्न दिया है हमें, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए, उसकी विभिन्न भागों को नामांकित करके हमें लिखना है। तो आप यहाँ चित्र बनाकर बिल्कुल नाम भी लिख सकती हैं। अब देखिए, किस अंग का यह चित्र है, किस अंग तंत्र का यहाँ हमें बताना है। तो यह परिसंचरण तंत्र का यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, यहाँ नाम बतानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, धमनियों का शरीर में क्या कार्य है, लिखना है। धमनियों का शरीर में क्या कार्य है? तो काम बताना है। यहाँ पर धमनियाँ हैं जो हृदय से शरीर के सभी अंगों को, रक्त को क्या करती हैं? ले जाती हैं। शरीर के सभी अंग मतलब अन्य भागों तक रक्त को ले जाती हैं। शिराओं का काम क्या होता है? शिराएँ होती हैं जो शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस कहाँ लाती हैं? हृदय में लाती हैं। अगला देखिए, मूत्र में मुख्यतः क्या क्या अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, उनकी नाम एवं मात्रा बतानी है। तो यहाँ पर हमें अपशिष्ट बताने हैं। जल होता है 95%, यूरिया होता है 2.5% और अन्य अपशिष्ट 2.5% होते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर सजीवों द्वारा कोशिका में निर्मुक्त होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहती हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्कों की कितनी संख्या है? तो कितनी संख्या होती है? यहाँ पर 2 होती है। संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंगों के नाम बतानी है। तो यहाँ देखिए, त्वचा, वृक्क, मूत्राशय और फेफड़े, ये उत्सर्जन अंग प्रमुख हैं। अंग देखिए, रक्त परिसंचरण किस अंगों से मिलकर बना होता है? नाम लिखना है। यहाँ पर हृदय, धमनी और शिरा, ये नाम हो जाएंगे। हृदय, धमनी और शिरा। धमनी का रंग कैसा होता है? धमनी का रंग होता है लाल।
कैसा होता है? धमनी का रंग होता है लाल। हमारे शरीर से उत्सर्जित पदार्थों के नाम। कौन कौन सी पदार्थ हम उत्सर्जित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन। ये है, इतने पदार्थ को हम, ये प्रमुख पदार्थ हैं जिन्हें हम शरीर से उत्सर्जित करते हैं। अगला देखिए स्वाकलन प्रश्न में, इसमें क्या लिखा है? रिक्त स्थान दिए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं। सजीवों द्वारा कोशिका में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने के विक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में बाहर निकालता है, जिसे हम मूत्र कहते हैं। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा होता है? धमनी के द्वारा होता है। मूत्र में जल 95%, यूरिया 2.5% और अन्य अपशिष्ट हैं जो 2.5% होती हैं। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। कौन कौन होती हैं परिसंचरण तंत्र में? हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र का क्या बना रहा है? यहाँ पर नामांकित चित्र बनाना है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो चैप्टर है दूरी समय ग्राफ। क्या है? दूरी समय और ग्राफ। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है यहाँ पर? दूरी समय ग्राफ खींचिए। तो आप यहाँ पर बुक से देखकर दूरी समय ग्राफ यहाँ पर खींच सकते हैं। अब देखिए पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था? यहाँ आपको जब आप इसका अवधारणा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कितनी दूर था? 80 किलोमीटर। कितनी दूर था? 80 किलोमीटर। बस की चाल बतानी है तो यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस को विद्यालय से पिकनिक स्थल पर पहुँचने में कितना समय लगा था? तो लगभग 2 घंटे। वहाँ हम आंसर निकाल देंगे। 10:45 मतलब 10:45 पर बस ने कितनी दूरी तय की थी? 70 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए दूरी समय ग्राफ यहाँ पर खींचना है। दूरी समय ग्राफ आप यहाँ खींच सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए विभिन्न चरणों को लिखिए। 2 अक्षरों को निरूपित करने के लिए 2 लंबवत रेखाएं खींचना है। एक्स और वाई अक्षों को निरूपित करना है। फिर दूरी समय ग्राफ के लिए पैमाना भी चुनना पड़ेगा। ये बिल्कुल प्रमुख चरण होती है। अब देखिए स्वाकलन प्रश्न। क्या है स्वाकलन प्रश्न में? यहाँ पर वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है क्या? ये सत्य असत्य है यहाँ पर बताने हैं, तो यहाँ किया जा सकता है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सत्य। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होता है। गलत है बिल्कुल। जब नियत होती है तो होती है, ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तीसरा है, ग्राफ पेपर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? लंबवत होती हैं। दूरी समय ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर पर समय तथा दूरी को निरूपित करने के लिए एक्स तथा वाई अक्ष का निर्धारण करना होता है। इसका निर्धारण करना होता है। यहाँ पर देखिए उपरोक्त चित्र में वाहनों ए और वाहनों बी की गति की दूरी समय ग्राफ दर्शाया है, जिसमें से कौन सा वाहन तीव्र गति से चल रहा है? तो जिसका ग्राफ है जो ज़्यादा ऊपर जाएगा वह यहाँ पर तीव्र गति से चल रहा है। तो यहाँ पर वाहन ए अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। अब देखिए अगला है जो ग्राफ पेपर पर क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। दूरी समय ग्राफ में एक्स अक्ष के अनुदिश समय, वाई अक्ष के अनुदिश दूरी को दर्शाया जाता है। इस प्रकार से जो इसके जो खाली स्थान है वो हमने हल कर लिए हैं। अगला हमारा टॉपिक है, अगला चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। आइए तो हम क्वेश्चन को हल करते हैं, जो उत्तर है उनको लिखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र? हृदय और वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। इस परिभाषा हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो रक्त परिसंचरण तंत्र है जिसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज है जो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हम लिखेंगे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, धमनी और सिरा। धमनी है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को सभी भागों तक ले जाती है,
और सिरा है जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती है। अब देखिए रक्त का रंग लाल क्यों होता है। रक्त का रंग है जो लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त के घटकों के नाम बतानी है। रक्त में प्लाज्मा होता है, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और क्या होता है, पट्टिकाणु होते हैं। अगला देखिए, अगला है हमें यहाँ देखिए स्वाकलन प्रश्न खालिस्तान दिए है। धमनी, धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। दूसरा है रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। हृदय और वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। हृदय पदार्थों के परिवहन के लिए पंप की तरह किया करता है, काम करता है। यहाँ हम पंप की तरह लिख देंगे। रक्त एक तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। अगला देखिए धमनी तथा सिराओं का प्रमुख काम क्या होता है, लिखना है। धमनी यह है ऑक्सीजन युक्त रक्त को सभी भागों तक ले जाती है। सिरा है जो यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर से सभी भागों से वापस लाती है। अब देखना है विलियम हार्वे की खोज से पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की क्या मान्यता थी। तो इससे पहले खोज से पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में क्या करता है, दोलन करता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या लिखना है आपको, परिसंचरण तंत्र का यहाँ पर चित्र बनाना है तो आप बना सकते हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है विज्ञान का, जो अवधारणा क्या है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। बिल्कुल आखिरी लर्निंग आउटकम्स की जो आखिरी चैप्टर है उस पर हम पहुंच चुके हैं। आप बिल्कुल थोड़ा सा सब्र और कीजिए, बिल्कुल आपकी साइंस की जो बुक है कंप्लीट होने वाली है। अब देखिए पहला प्रश्न, डायरेक्ट पहुंचते हैं प्रश्न पर। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के क्या कार्य हैं, आपको बताना है। क्या है इसके कार्य। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में शलाका छन्नों से अपशिष्ट जल को गुजारा जाता है और इससे क्या होता है, अपशिष्ट जल में बड़े साइज के जो संदूषक क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ये बिल्कुल इसका काम हो जाएगा। अपंक, अपंक क्या है, अपंक है जो सीवेज का ठोस अंश है। अपंक है सीवेज का ठोस अंश है। अगला क्वेश्चन, अपंक को कैसे उपचारित किया जाता है। कैसे किया जाता है, अपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां पर अवायवीय जीवाणुओं द्वारा इसे अपघटित किया जाता है। जल को रोगाणुनाशक मतलब रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो रसायनों के नाम बताने हैं। तो क्या है दो रसायनों के नाम, क्लोरीन, कौन कौन सी नाम है, क्लोरीन और ओजोन। कौन है, क्लोरीन और ओजोन। अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट जल को किस यंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है। अपशिष्ट जल को जलोपचार संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है। यहाँ हम नाम लिख देंगे जलोपचार। अब देखना है हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य है, आपको अपने घरों में पीने के पानी को लाने में शुद्ध करने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है वो हमें बताना है। तो यहाँ हम लिख देंगे उबालकर या आसवन की विधि के द्वारा हम इसे शुद्ध करते हैं। अब देखिए स्वाकलन प्रश्न, कौन से स्वाकलन प्रश्न विकल्प दिया है। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा जल अपशिष्ट जल कहलाता है। तो यहाँ पर कारखानों से निकला है जो पानी वो अपशिष्ट जल कहलाता है। क्वेश्चन दूसरा, यदि अशुद्ध जल को पीने में उपयोग किया जाए तो क्या होगा। यदि अशुद्ध जल को पीने में उपयोग किया जाए तो हमें अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो सकती हैं। सक्रियत अपंक कितने प्रतिशत जल है। सक्रियत अपंक जो 97% जल है। अपशिष्ट जल के उपचार में कौन कौन सी प्रक्रम सम्मिलित हैं। अपशिष्ट जल में भौतिक प्रक्रम, रासायनिक प्रक्रम और जैविक प्रक्रम है जो सम्मिलित है। बिल्कुल आखिरी तक हमने विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे कक्षा 8वीं लर्निंग आउटकम्स को उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक बिल्कुल धड़ल्ले से शेयर जरूर करना है।